अपने प्रिय चैनल द न्यूज़ एरेटर के प्रिय दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। लेकर आया हूं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ विचार आपके लिए। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सम्मानित दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता और अगर आप हमारे पोस्ट को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारा काम पसंद आया। अगला पोस्ट और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम पूरे उत्साह से काम करते हैं। कमेंट में अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर देते रहिएगा। आज है 21 अक्टूबर सन 2024 सोमवार, विक्रमी वर्ष 2081 की कार्तिक कृष्ण पंचमी और षष्ठी। दिस इज़ द न्यूज़ एरेटर। यू आर वॉचिंग द ब्रेकिंग न्यूज़। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने आज 21 अक्टूबर 2024 सोमवार को अपने एक वक्तव्य में भारत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें असफल रहा, जबकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि 140 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए। पॉल माइकल रोमर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और उद्यमी हैं जो बॉस्टन कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। रोमर विश्व बैंक के पूर्व हेड इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने अंतर्जात विकास सिद्धांत में अपने काम के लिए आर्थिक विज्ञान में 2018 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने मैथनेस शब्द का भी आविष्कार किया, जिसे वे आर्थिक शोध में गणित का दुरुपयोग बताते हैं। This is what makes the digital revolution in India so interesting, is that it's been used by the government to actually provide benefits to all members of society. It hasn't just created benefits for the lucky few. And this, I think, is very different from most other countries around the world. So I think the success here in India is unique and other countries can learn from it. I think the role of the government is pivotal, and this is the lesson from the Indian success. In the United States, in the West, we've generally had a much more hands-off, kind of laissez-faire market solution, and without the kind of cooperation between the government and the private sector. What we've seen in these other countries is that the digital revolution hasn't generated the benefits that it could have, that many of us first anticipated when these new technologies came on the scene. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 20 अक्टूबर 2024 रविवार को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3 की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद असम में स्वदेशी समुदायों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के मिशन पर काम शुरू किया था। यह देश की स्वाधीनता के 75 वर्षों के बाद किया गया एक प्रयास है। 2 अक्टूबर 2021 को मिशन वसुंधरा का जन्म इसी दृष्टि से हुआ। उन्होंने कहा कि इस मिशन को लागू करने के तुरंत बाद राज्य सरकार को आनन फानन में लाखों आवेदन प्राप्त हुए। सरकार चकित थी। आवेदनों की संख्या बता रही थी कि लोग सरकार की इस पहल से कितने खुश थे। सरकार ने मिशन वसुंधरा 1 के तहत केवल 9 महीनों में 8 लाख आवेदनों का निपटारा कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने इस मौके पर इससे जुड़े अनेक पहलुओं को उजागर किया। इससे पहले 19 अक्टूबर को असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने दल बल के साथ नौगांव जिले में रुपही हाट थाने का घेराव किया था, जिसमें उन्होंने सरकार की ज्यादतियों और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता की जमकर आलोचना की थी। मैं সেইকাৰণে সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈ আছো যে প্ৰত্যেক সন্যাসীৰে অতীত আছে আৰু প্ৰত্যেক পাপীৰে ভৱিষ্যত আছে। हिंदुस्तान के हिंदू अगर संगठित नहीं हुए तो होगा बांग्लादेश जैसा हाल। भारत में भी ये बात विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने लखनऊ में कही। श्री राय गोमती नगर स्थित अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर 13 नवंबर को बिहार में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवार अब तक मैदान में उतार चुके हैं। आइए सुनिए उन्हीं की ज़ुबान से वे क्या कहते हैं अपने उम्मीदवारों के बारे में। व्यक्ति की उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जन स्वराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है सही लोग। और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूम कर कहा है कि जन स्वराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। वो आदमी सही मजबूत हो या न हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह करारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से, आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है, इनके चयन में सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत और समाज के प्रति इनका नजरिया, समाज के प्रति काम करने का इनका जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है। और हम लोगों का जन स्वराज परिवार से जुड़े सभी साथियों का ये मानना है कि बिहार की जनता एक एक करके ही सही सारे विधानसभा से कूड़ा करकट को उठाकर फेंकेगी और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी, ताकि बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सके, बिहार में शिक्षा और पलायन के मुद्दे को सुलझाया जा सके। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उस अभियान में जो इन लोगों ने भी साथ दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय मौसम विभाग ने आज 21 अक्टूबर सोमवार को ये खबर दी कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग पर बना दबाव बुधवार 24 अक्टूबर तक एक भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और 24 अक्टूबर की रात तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर सकता है। एक बार यदि यह तीव्र हो जाएगा तो चक्रवात का नाम दाना रख दिया जाएगा। तूफान अगली सुबह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के गुरुवार रात और शुक्रवार 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए द न्यूज़ एरेटर के अगले बुलेटिन तक। हम फिर उपस्थित होंगे चुने हुए खास समाचारों के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बुलेटिन को लाइक भी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।